नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से आप ठाकुर सर एकेडमी पे। और मैं हाजिर आप सबों के सामने में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 के साथ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? बेसिकली इसमें डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज एंड लॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन सीखा था पिछले लेक्चर में, और उसी के लॉज एंड प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे। एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके कुछ प्रॉपर्टी पर चर्चा करने वाले हैं। एंड प्यारे प्यारे क्वेश्चन सब डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के सेकेंड लेक्चर में ये सब काम करेंगे। आइए सर, प्रॉपर्टीज एंड लॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे चर्चा करें। सबसे पहला आता है क्लोजर लॉ। जब किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करते हैं तो वापस एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। हम लोगों ने सीखा भी एग्जाम्पल इस पे। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है तो इसी लॉ को कहा जाता है सर, इसी लॉ को कहा जाता है क्लोजर लॉ। होता भी है क्या ये सब में एप्लीकेबल है? नहीं होता सब में एप्लीकेबल। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के सभी नंबर पे एप्लीकेबल है। हाँ, एडिशन में सब पे काम करता है। एडिशन में सब पे काम करता है, डिफरेंस में फंस जाता है मामला। जैसे अगर मान लो 2 नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर है, दोनों को घटाओगे तो -3 आएगा, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब डिफरेंस जो है क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता नेचुरल नंबर के ऊपर में। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम सिनेरियो होता है भैया। Z1 इंटू Z2 अगर निकालने जाओगे तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोजर लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है सर? कम्यूटेटिव लॉ होता है अपने पास में कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते उल्टा या सीधा Z1 प्लस Z2 तो रिजल्ट सेम ही आता है। Z2 प्लस Z1 या Z1 प्लस Z2 रिजल्ट सेम ही रहेगा। एंड सेकेंड केस में आते हैं सर, Z1 इंटू Z2 और Z2 इंटू Z1, दोनों केस में रिजल्ट सेम ही आता है। यानी कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो उल्टा सीधा करने पर रिजल्ट सेम देता है। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। एग्जैक्टली सेम सिनेरियो चलता है किसके साथ? एसोसिएटिव लॉ। Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3, अपने पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तीनों का में से दो का सम करो, फिर जो रिजल्ट आया उसका फर्स्ट के साथ, या फर्स्ट सेकंड का सम करो, Z1 प्लस Z2 जो रिजल्ट आएगा उसको थर्ड के साथ ऐड करते हैं। ये होता है अपना एसोसिएटिव लॉ। एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन में भी काम करता है। Z1 इंटू Z2 अगर है इंटू Z3 है तो आप तीनों एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, पहले दो का फिर जो रिजल्ट आएगा वो तीसरे के साथ, या फर्स्ट सेकंड का हो पहले और जो रिजल्ट आएगा उसका थर्ड के साथ किया जाए। ऐसा समझ रहे हो बात को? तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ। वैसे बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, मतलब बहुत ज्यादा काम का नहीं हम लोगों का, बट नाम के लिए समझ के चलना है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? कोई भी जेड कम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कौन सा कम्प्लेक्स नंबर जोड़ दें जो जो वापस वही आ जाए, या किसी कम्प्लेक्स नंबर में अगर हम जेड जोड़ेंगे वापस जेड आ सकता है। ऐसा कोई कम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, वो जीरो है। जीरो, जीरो प्लस जीरो आयोटा। तो ऐसा कह सकते हैं कि जीरो मीन्स जीरो प्लस में जीरो आयोटा इज ए इज ए इज एन एडिट इज एडिटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जीरो को जोड़ने से जेड को कोई फर्क नहीं पड़ा तो जीरो कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन में भी काम करता है। Z1 जेड इंटू वन करोगे अगर, या फिर 1 इंटू जेड करोगे तो रिजल्ट क्या रह जाएगा? जेड ही रह जाता है। तो इस केस में वन वन मीन्स वन प्लस में जीरो इंटू आयोटा जो होता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, समझ रहे हो बात को? अब अगला पॉइंट है अपने पास में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की जहां तक बात किया जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं सर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में कि जेड अपने पास में कोई कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें कौन सा कम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दें या किस कम्प्लेक्स नंबर में हम जेड को ऐड कर दें
तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी आने का मतलब जीरो आ जाए, ये जीरो आ जाना चाहिए। तो वो पॉसिबल है सिर्फ किस में, माइनस जेड होने पर, इस पर माइनस जेड होने पर। तो ये जो अपने पास में माइनस का जेड है, इसी को बोलते हैं हम लोग एडिटिव, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, इनवर्स ऑफ जेड। ठीक है। एडिटिव इनवर्स जो होता है बेसिकली क्या होता है, एडिशन में जोड़ने पर जीरो बन जाए, या साइन चेंज कर दो, 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 5 का एडिटिव इनवर्स -5। उसके बाद आते हैं सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। तो जेड हमारे पास में कोई कम्प्लेक्स नंबर, इसके साथ किस कम्प्लेक्स नंबर का, या किस कम्प्लेक्स नंबर के साथ जेड का मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। 1 का मतलब हो गया सर, 1 का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब आप यहाँ पर 1/z लगाओगे, 1/z लगाओगे। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि 1/z जो है वो क्या है सर, इज एडिटिव, इज सॉरी मल्टीप्लिकेटिव, इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होता है, नॉर्मली नंबर्स में होता है। 2 का इनवर्स 1/2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 5 का 1/5, 9 का 1/9, -10 का -1/10। मतलब वैल्यू को अपोजिट कर दोगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और साइन को अपोजिट कर दोगे तो एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। उसके बाद अपने पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या होता है सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेसिकली काम करता है दोनों पे। जैसे कि अब हमने कहा कि Z1 है, इनटू में Z2 प्लस में Z3 है। इसका मतलब ये कह सकते हो Z1 इंटू Z2 और प्लस में Z1 इंटू Z3। हमने Z1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद Z1 प्लस में Z3 अगर किया जाए, Z1 प्लस Z2 को अगर हम Z1 प्लस, ऐसे लिखो Z2 प्लस Z3 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, Z1 के साथ, तो हम कह सकते हैं Z2 इंटू में Z1 प्लस में Z3 इंटू Z1। ऐसा आई बात समझ में? तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन हुआ इसका लेफ्ट साइड से दोनों में, तो मैं इसका मतलब Z1 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी कि LDL। उसके बाद अगर इसको कहा जाए तो ये हो गया राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, RDL, राइट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट ये भी चर्चा कर लेते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल fx व्हेन x इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। मीन्स अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हो, पॉलिनोमियल तो आपको पता होगा, पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि fx का वैल्यू जो लिखा होगा उसमें x का पावर जो है नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है जब अपने पास में x क्या दिया हो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा दिया हो, x इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा दिया हो। तो पहले यहाँ पर प्रोसेस को समझिएगा कि कैसे कैसे हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले हमारे पास में दिया हुआ है, ये समझ के चलो कि मैं आपको यहाँ पर रूल सिखा रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करना है इसको। तो देखो हमारे पास में x इज इक्वल टू में अल्फा प्लस में आयोटा बीटा दिया है, हम अल्फा को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, मतलब आयोटा वाला को सिर्फ छोड़ेंगे उस साइड, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू आयोटा बीटा होगा। और आपको आयोटा गायब करने के लिए दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग लगा दिए तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से कि x माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा बीटा का स्क्वायर है। हम ये कह सकते हैं इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस में अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर है। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो पूरा क्वांटिटी है, जो पूरा आया है क्वाड्रेटिक, तो इसको आप समझ लीजिए कि भैया px है। ठीक है, क्या है, px है।
और आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मान लो x बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा किसी का सॉल्यूशन है, तो इसका स्क्वायरिंग करने के बाद जो रिजल्ट आता है वही उसी का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसी को ब्रेक करेंगे तो वापस घूम के यहीं पहुंचेंगे। तो हमारे पास जो मामला आया है, ये जो px आया है, px जो स्क्वायरिंग करके, हाँ ध्यान रखना स्क्वायरिंग करते समय में आयोटा वाला पार्टी को राइट में रखना, बाकी सबको लेफ्ट में। अब इससे आपको जिस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है उसमें डिवाइड करोगे, मतलब fx को हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे किससे, px से, पॉलिनोमियल px से। तो यहाँ पर आएगा कोसेंट और नीचे होगा अपने पास में रिमाइंडर। बीच में आपने क्या कार्यक्रम किया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे हम लोग fx इज इक्वल टू में px इंटू क्यू एक्स, अब प्लस में क्या चीज, rx, जो नॉर्मली रूल होता भी है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर। और आप यहां पर से देख पाओगे कि जो px है उसका वैल्यू 0 है, ये जो वैल्यू है अपने पास में ये बन चुका होगा 0। अगर ये 0 है इसका मतलब इस टर्म का कोई मतलब ही नहीं, ये पूरा का पूरा 0 हो चुका है। इसका मतलब आप लिख सकते हो fx इज इक्वल टू में rx, fx इज इक्वल टू में rx मतलब रिमाइंडर, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू रिमाइंडर। आई बात समझ में, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू रिमाइंडर। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कहानी इस पे, एक प्यारे से क्वेश्चन पे। हमें कहता है x इज इक्वल टू -5 प्लस में रूट अंडर -4 है, तो कहता है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बताओ। तो देखो हमने अभी आपको जस्ट समझाया कि ये जो दिया हुआ अपने पास में x इज इक्वल टू -5 प्लस में रूट अंडर में -4 है, यानी कि -5 प्लस में आप इसको 2 आयोटा कह सकते हो। हमने आपको सिखाया कि जो आयोटा वाला उसको राइट में रखो, बाकी को लेफ्ट में ले आना, ठीक है, आयोटा गायब करने की कोशिश करना है। तो हमारे पास में x प्लस में 5 इज इक्वल टू 2 आयोटा है, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 25 प्लस में 10x इज इक्वल टू -4। आयोटा स्क्वायर है तो माइनस बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 है। तो अगर हम देखें यहाँ पर से तो हम पाएंगे क्या, हम पाएंगे क्या कि सर एक्स स्क्वायर प्लस में 10x अब प्लस में हो चुका होगा 29 इज इक्वल टू 0। अब इस पॉलिनोमियल, इससे हम लोग इस पॉलिनोमियल जिसका वैल्यू निकालना उसमें डिवाइड करेंगे। सर ऐसा नहीं कर सकते क्या कि डायरेक्ट ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, पुट कर सकते हैं, पावर 4 है, पावर 4 को तोड़ने की हिम्मत भी आपके पास होगी ही, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर पावर 9 दे दे, एक्स का पावर 9 हो जाए स्टार्टिंग में, तो फिर मुश्किल है तोड़ना थोड़ा सा, इसीलिए आप इसको फॉलो कीजिएगा जो मेथड अभी हम आपको सिखा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस 29 से आपको डिवाइड करना है। इसमें सर x के पावर 4 प्लस में 9x का क्यूब प्लस में 35 इंटू में x का स्क्वायर माइनस x प्लस में 4, कितना टाइम्स में लगाओगे, x स्क्वायर टाइम्स में। यहाँ x का पावर 4 प्लस में आ जाओगे 10 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस में 29 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हम लोग साइन चेंज करके उसके बाद यहाँ पर कटम कटम खेल देंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा माइनस का एक्स का पावर 3 अब प्लस का 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ देखो ना 35 में चल जाएगा 29, तो 6 बचेगा। अब माइनस एक्स से लगाएंगे हम लोग, तो माइनस एक्स का पावर 3 माइनस में 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 29x है। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करो, प्लस प्लस एंड प्लस, तो ये दोनों कैंसिल होता है और हमारे पास बचेगा 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 28x।
अब कितना टाइम्स मिलेगा सर? अब 16 टाइम्स में लगाओ, 4 भी उतार दो यहाँ पर, ये हो जाएगा 16 टाइम्स में लगाएंगे तो प्लस का 16, तो 16x², अब प्लस में 16 दही के 160x, अब फिर प्लस में 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को 29 को, 16 नमा 144 का 4, 16 32, 14, 32 एंड 14, मेरे ख्याल से 46। एक मिनट, 46, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करोगे, टाइम सिंप्लीफाई करना कोई भारी भरकम काम तो नहीं है, नहीं सर। अब देखो यहाँ पर से कि कट जाएगा दोनों, कि बचेगा अपने पास में, दोनों को ऐड करेंगे तो 28 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से, तो बचेगा मेरे ख्याल से 32, 32x माइनस में 132, है ना, 132, इधर 4 घटाओगे तो 160, सॉरी 460 माइनस में। हम्म हर हर महादेव, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब आप यहाँ पर से ये पाओगे कि पॉलिनोमियल x का पावर 4 प्लस में 9 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस में 35 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस में x प्लस का 4 बराबर में लिखोगे डिवाइजर x² प्लस में 10x प्लस 29 डिवाइजर इंटू कोसेंट x² माइनस x प्लस 16 प्लस रिमाइंडर माइनस 132x माइनस 460। अब इसमें यही जो अपने पास टर्म है ये वाला, इसका वैल्यू 0 है। कहाँ से बता दिए सर? यहाँ से, x² प्लस 10x प्लस 29 का, इसका मतलब ये पूरा टर्म गायब ही हो गया, तब बचा अपने पास सिर्फ रिमाइंडर माइनस 132x अब माइनस 460। आप इसको ऐसे नहीं छोड़ दीजिएगा, फिर x का वैल्यू लास्ट में रख दीजिएगा, अगर x नहीं बचता तो कोई बात नहीं, बच रहा है तो लास्ट में पुट कर देना है। हम्म तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 132, एक्स के जगह पुट कर दीजिएगा -5 + 2 आयोटा, -5 + 2 आयोटा माइनस 460। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास 5 × 10, 5 13 × 5 65 और 1 66, है ना, 5 15 16, 5 6 5 6, ठीक है। अब फिर माइनस में आ जाएगा, इसको दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करो, 132 × 264 आयोटा माइनस 460। अब लिख दो फाइनल आंसर। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपस में तो बचेगा अपने पास 200, 260 में से 460 घटाएंगे तो माइनस 264 आयोटा, ठीक है ना, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये पूरा स्टेप है, समझना, ये बेसिक चीजें हैं, 11th में क्लास में ही सिखाया जाता है। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। किसी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकालते हैं और कंजुगेट होता क्या है। जेड बराबर अगर अपने पास में लिखा हो a प्लस में आयोटा बी, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, देन a माइनस आयोटा बी जो होगा उसी को कहा जाएगा कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जेड। मतलब ये हुआ कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसमें a प्लस आयोटा बी है, मतलब आयोटा का पीछे, आयोटा के शुरू में प्लस का साइन है, तो उस प्लस के साइन को अगर आप माइनस बना देंगे तो वही कहलाता है उसका कंजुगेट, और उसको डिनोट करते हैं जेड के ऊपर डैश लगा देते हैं। पढ़ते हैं इसको क्या चाहिए हम सर? जेड बार। क्या पढ़ते हैं सर? जेड बार। इसका मतलब यहां से ये समझा जा सकता है, दैट इज कि अगर जेड बराबर में अपने पास में a प्लस आयोटा बी है, जेड बराबर a प्लस आयोटा बी है, इन दैट केस जेड बार इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में a माइनस आयोटा बी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, सिंपल भाषा में कहा जाए तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट।
इमेजिनरी पार्ट है ए प्लस आयोटा बी, हमने उसका साइन चेंज कर, ऐसे याद रखोगे कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया है। ऐसा कभी याद नहीं रखना है कि बीच का साइन चेंज किया, नहीं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया है। कभी भी बीच वाला साइन नहीं बदलना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना है। जैसे देखो अपने पास में अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ z इज इक्वल टू में 3 प्लस में 2 आयोटा है, इस केस में इसका अगर कंजुगेट पूछेगा तो हम क्या लिख सकते हैं सर, आयोटा के शुरू में 2 है, प्लस में है, आप उसको माइनस कर दो, -2 आयोटा। आपने कहा यहाँ पर से z इज इक्वल टू में माइनस आयोटा प्लस में 3 है। अब इसका कंजुगेट जो है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, आयोटा का साइन चेंज कर दो तो ये हो जाएगा आयोटा प्लस में 3। अगर मान लो हमारे पास में कोई कम्प्लेक्स नंबर है, सिर्फ है लिखा हो -3 आयोटा, इसका कंजुगेट निकालोगे तो +3 आयोटा हो जाएगा। आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। अगर मान लीजिए अपने पास में z इज इक्वल टू लिखा हुआ अपने पास -2, इसका अगर कंजुगेट ले लिए तो हमारे पास में आ जाएगा +2, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इमेजिनरी पार्ट थोड़ी है, आयोटा वाला थोड़ी है, सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज करना होता है, इसमें तो आयोटा है ही नहीं, साइन चेंज करने की बात ही नहीं। ऐसा कह सकते हो कि अगर कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा तो उसका कंजुगेट सेम ही आता है, और प्योरली इमेजिनरी होगा तो उस कंजुगेट का साइन चेंज हो जाता है, मतलब वैल्यू वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, जी हाँ। आते हैं सर पहले प्रॉपर्टी पे। पहला प्रॉपर्टी अपने पास में है कि Z1 सॉरी Z का डबल कंजुगेट करोगे तो वापस Z ही आएगा। मतलब किसी कम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कंजुगेट निकालिएगा, कम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का कंजुगेट निकालेंगे तो वापस वही कम्प्लेक्स नंबर घूम के आ जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालोगे तो उस केस में वापस वही कम्प्लेक्स नंबर आएगा। आइए चेक करते हैं इसको। z बराबर हमारे पास में सर a प्लस में आयोटा b है, हमने इसका कंजुगेट निकाल लिया, तो z का कंजुगेट लगा देंगे तो अपने पास में आ जाएगा a माइनस आयोटा b। क्या आ जाएगा सर, a माइनस आयोटा b। और अब हम फिर से कंजुगेट करने वाले हैं, फिर से कंजुगेट करने वाले हैं मतलब z कंजुगेट का कंजुगेट करेंगे, ये बन जाएगा a प्लस आयोटा b, जो कि वापस z बन जाएगा। वापस क्या बन जाएगा, z बन जाएगा। समझ रहे हो बात को, बहुत सिंपल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का कंजुगेट होगा तो हम अलग अलग कर सकते हैं, z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट, मतलब एडिशन में कंजुगेट अलग अलग किया जा सकता है। देखते हैं, इसका भी हम प्रूफ कर ही देते हैं, बहुत बड़ी बात ये नहीं है। तो देखो हमारे पास में आ गया है z1, मान लिया हमने z1 बराबर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका नाम है a प्लस आयोटा b, और z2 बराबर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है अपने पास में c प्लस आयोटा d। अगर हमने z1 का कंजुगेट करा, इसका मतलब a माइनस आयोटा b हो जाएगा। अगर आपने z2 का कंजुगेट करा, तो हमारे पास आ जाएगा सर c प्लस आयोटा c माइनस आयोटा d। और हमें करना क्या है अभी, अभी हमें z1 प्लस z2 पहले निकालना है। तो z1 प्लस z2 निकालोगे, z1 प्लस z2, इस केस में आ जाएगा a प्लस आयोटा b प्लस में c प्लस आयोटा d। हम कह सकते हैं इसका मतलब a प्लस आयोटा b और इसका ब्रैकेट खत्म करके c प्लस आयोटा d। ठीक है, अब इस दोनों को साथ कर देना है, a और प्लस में c रियल एक साथ, आयोटा कॉमन लेंगे तो b प्लस में d एक साथ। ठीक है बंधु, अब इसका कंजुगेट ले लो। अब इसका कंजुगेट लोगे तो z1 प्लस z2 का आ जाएगा कंजुगेट। इसका मतलब ये हो जाएगा a प्लस c को छोड़ दो, इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला, तो आयोटा वाला का साइन चेंज कर दो, आयोटा b प्लस में d। हम ये कह सकते हैं कि a प्लस में c रहेगा माइनस आयोटा b माइनस आयोटा d है। इसमें a माइनस आयोटा b जो है इसको साथ रख लेते हैं, और उसके बाद जो है c माइनस आयोटा d को एक साथ रख लेते हैं।
सी माइनस आयोटा डी को साथ कर देते हैं। ये जो अपने पास दिख रहा है ये क्या है सर? ये है अपने पास में Z1 का कंजुगेट ए माइनस आयोटा बी। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग Z1 का कंजुगेट, इसको लिख सकते हैं हम लोग Z2 का कंजुगेट। आपके सामने प्यारा सा प्रूफ तैयार है। आपने वैसे 11th क्लास में ये सब प्रूफ किया होगा। वैसे हमने हायर ट्रिगोनोमेट्री सेमेस्टर 1 में भी सीखा है इस चीज को। सेमेस्टर 1 में भी हायर ट्रिगोनोमेट्री में ये चीजें हैं। तो इसको आप खुद से बना लीजिएगा, ये आप खुद से बना सकते हो। ये सब चीजें है पहले भी, बट जब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को, क्यों ना हम लोग इसको पूरा डिटेल्स के साथ लेके चले, इसीलिए हम पूरा 0 लेवल से सिखाते जा रहे हैं। हो सकता है किसी ने सेमेस्टर 1 को मजे मजे में पढ़ लिया हो, तो उसकी सजा यहाँ पर नहीं मिलेगी। आप प्यार से यहाँ पर सीख सकते हैं बेसिक टू अपना सिलेबस लेवल। तो हमारे पास में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन में हो बहुत सारा, मोर देन 2 अगर होगा अपने पास में, तो इसका अगर कंजुगेट पूछ रहा होगा, इसका कंजुगेट, तो इस केस में हम लिख सकते हैं Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट प्लस Z3 का कंजुगेट प्लस अप टू Zn का कंजुगेट। साइन चेंज कर लो इसका। अगर ये निगेटिव में होगा तब भी हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, निगेटिव में होगा तब भी अलग अलग ब्रेक किया जा सकता है। मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों केस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का कंजुगेट होगा तो अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं सर Z1 इंटू Z2 पर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का कंजुगेट होगा तो आप अलग अलग कर सकते हो, Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट। आइए समझते हैं कैसे होता है ये। तो हमारे पास में Z1 इंटू Z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है Z1 बराबर मान लिया A प्लस में आयोटा B, तो Z1 का जो कंजुगेट हो जाएगा वो A माइनस आयोटा B हो जाएगा। और Z2 बराबर हमने ले लिया यहाँ पर से C प्लस आयोटा D, तो Z2 का जो कंजुगेट हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास में C माइनस आयोटा। ठीक है बंधु, अब इस बात को समझ रहे हो तो यहाँ पर ये समझ के चलो कि भैया हमें Z1 इंटू Z2 पहले निकालनी है। मीन्स A प्लस आयोटा B को हमें मल्टीप्लाई करना है C प्लस आयोटा D के साथ। उसके बाद फिर हम इसका कंजुगेट निकालने के लिए चलेंगे। तो देखो अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा A इंटू सी प्लस A इंटू आयोटा डी, A इंटू आयोटा डी, फिर आयोटा B इंटू सी प्लस में तो माइनस कर दो आयोटा स्क्वायर बी डी, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा माइनस। ये दोनों जो है ये दोनों रियल है, मीन्स ए सी माइनस बी डी विदाउट आयोटा का है। इसमें से आयोटा कॉमन लेंगे तो ए डी अब प्लस बन जाएगा बी सी। आई बात समझ में? अगर समझ में आ गई इसका मतलब आप लिख सकते हो Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, मीन्स ए सी माइनस बी डी, अब कंजुगेट ले रहे हैं तो हम लोग का माइनस ए डी प्लस बी सी, माइनस आयोटा ए डी प्लस बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पर से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ए सी माइनस में बी डी माइनस आयोटा इंटू ए डी माइनस आयोटा इंटू बी सी। अब देखो यहाँ पर हमें कोशिश ये करना है कि सेटअप ऐसे लगाएं कि हमें इस दोनों का प्रोडक्ट मिल जाए। तो उसके लिए हमें ए माइनस आयोटा बी कॉमन लेने का जुगाड़ करना पड़ेगा। इस दोनों में से अगर देखोगे इस दोनों में से कॉमन आ रहा होगा डी, तो ए माइनस आयोटा बी बन जाएगा। लेकिन इस दोनों में से अगर डी कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस आयोटा ए और माइनस आयोटा ए और माइनस बी, तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि हमें यहाँ पर प्लस बना के रखना है एक को, ए सी और माइनस आयोटा बी सी को साथ कर लेते हैं फिर प्लस। अब इसको पहले लिख लो आयोटा ए डी, ये जो माइनस में बी डी है
इसको कर दो आयोटा स्क्वायर बी डी। समझ रहे बात? हाँ जी, आयोटा स्क्वायर, ओहो, आयोटा स्क्वायर बी डी। हम ऐसा कह सकते हैं, इसका मतलब कि इस दोनों में से कॉमन, इस दोनों में से कॉमन ले लो पहले टी, तो आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी। इस दोनों में से कॉमन ले लिया आपने पास में, आयोटा डी, आयोटा, आयोटा डी कॉमन हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। हम कह सकते हैं इसका मतलब ए माइनस आयोटा बी इनटू में, इनटू में सी माइनस आयोटा डी। ठीक है, अब आप इसको समझ सकते हैं कि ये बन गया Z1 का कंजुगेट और ये है अपने पास में Z2 का कंजुगेट। ठीक, अब यहां पर से देखो, यहां पर से देखो कि अगर ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारा दिया हो उसका प्रोडक्ट हो तो कैसे काम करता है। मीन्स अगर हमारे पास में सपोज करो कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप टू Zn कॉम्प्लेक्स नंबर तक है, इसका कंजुगेट लेना है तो हम अलग अलग कर सकते हैं। Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट इंटू Z3 का कंजुगेट अप टू Zn का कंजुगेट। हमारी बात मतलब ये है कि प्रोडक्ट में कंजुगेट अलग अलग होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो या बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो। आते हैं अगले प्रॉपर्टी पर। अगला प्रॉपर्टी अपने पास में है Z के पावर n का कंजुगेट। Z के पावर n का कंजुगेट होगा तो Z के कंजुगेट का पावर n हो जाएगा, मतलब पावर अंदर से बाहर जा सकता है, बाहर से अंदर आ सकता है, अंदर से बाहर जा सकता है कंजुगेट में। आइए समझते हैं। Z के पावर n का कंजुगेट है, इसका मतलब हुआ कि Z इंटू जेड इंटू जेड एन टाइम्स, जेड को हमें एन टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और उसके ऊपर लगाना है कंजुगेट। ठीक, अब इनटू में आपने खुद ऊपर लिखा है सर कि अलग अलग होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो या कई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इसका मतलब ये जेड के कंजुगेट का पावर एन हो जाए। अब जेड के कंजुगेट का एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया ना, तो कंजुगेट का पावर एन हो जाए। आइए, डिवाइड में है Z1 बट्टा Z2 का कंजुगेट है, टोटल का कंजुगेट है, यहाँ पर टोटल का कंजुगेट है तो Z1 कंजुगेट बाई Z2 का कंजुगेट। अच्छा, आइए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब सीखते हैं भैया कैसे काम कर रही है। डिवाइड में कंजुगेट अलग अलग हो जाता है, ये कह रहा है। अच्छा, तो हम चलिए यहाँ पर से Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपने पास है इसको लिख सकते हैं हम लोग Z1 बट्टा Z2 इंटू में कितना Z2, Z1 बट्टा में Z2 इंटू Z2, Z2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। अब दोनों तरफ कंजुगेट लगा दीजिए, टेकिंग कंजुगेट, दोनों तरफ कंजुगेट लगा देंगे तो हमारे पास में क्या सीन बनेगा सर, Z1 का कंजुगेट और यहाँ Z1 बट्टा Z2 का प्रोडक्ट Z2 के साथ है, इसके ऊपर कंजुगेट है ऐसे। तो आप इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हो, इंटू में है ना, अलग अलग कर लो। इसका मतलब Z1 का कंजुगेट, Z1 बट्टा Z2 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट। आप समझ रहे हो बात को? यस, अलग अलग हो गया। अब इसको इसके डिवाइड में शिफ्ट कर दोगे, इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर से Z1 का कंजुगेट डिवाइड बाय Z2 का कंजुगेट, इधर हो जाएगा अपने पास Z1 बट्टा Z2 का टोटल कंजुगेट, है ना। इसको रख लिया, इसको इसके डिवाइड में शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर से Z1 बाय Z2 का टोटल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट बाई Z2 का कंजुगेट। यही इसका प्रूफ होगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, आसान है। आइए सर, कहता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ जोड़ते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ जोड़ते हैं
तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड देगा। बात सही है, बात एकदम सही है। करके देखते हैं हम लोग इसको। देखो, हमारे पास में जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आयोटा बी है। हम ये जानते हैं सर कि जेड का कंजुगेट हो जाएगा यहाँ पर से ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, हमें जेड प्लस जेड का कंजुगेट करना है। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से जेड प्लस में जेड का कंजुगेट। तो ए प्लस आयोटा बी और फिर प्लस में ए माइनस में आयोटा बी। ठीक है, अब ऐसी बात है, इसका मतलब आयोटा बी खत्म, हमारे पास आ गया सर 2 इंटू में ए है। और ए जो है बेसिकली, ए जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। सिंपल तो है बात। इसका मतलब यहां से कह सकते हो कि z प्लस में z का कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ ऐड करते हैं तो रिजल्ट आता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। या फिर आप इसको चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो कि अगर हमारे पास में z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस z का कंजुगेट डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ऐसे लिखो 2 डिवाइड में ला दोगे तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू में z प्लस में z का कंजुगेट बाई 2। ये हो गया इसका फॉर्मूला रियल पार्ट निकालने का, हाफ इंटू जेड प्लस जेड का कंजुगेट। इसी तरह से अगर हम इसमें चलेंगे तो हमारे पास यहाँ भी वही बात है, जेड में से जेड का कंजुगेट को घटाएंगे तो क्या सीन बनेगा। तो अगर हमारे पास में जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, उसमें अगर इसका कंजुगेट लिखोगे तो ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। बात यहाँ पर है कि जेड माइनस जेड का कंजुगेट है ना, इसका मतलब ए प्लस आयोटा बी माइनस ए अब प्लस आयोटा बी हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हो यहाँ पर से ए खत्म, ए खत्म तो हमारे पास आ जाएगा सर 2 इंटू आयोटा बी। ये वही हो गया ना, 2 आयोटा इंटू रियल इमेजनरी पार्ट, बी मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके कंजुगेट कर घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आता है वो रिजल्ट आता है 2 आयोटा इंटू इमेजनरी पार्ट। या फिर कह सकते हो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस जेड का कंजुगेट बट्टा 2 आयोटा। ये इमेजनरी पार्ट निकालने का फॉर्मूला बन गया। समझ रहे हो बात। आगे कहानी है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट का सम 0 हो जाए तो क्या होगा। अच्छा, अभी आपने सीखा ही है कि z प्लस जेड का कंजुगेट को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर 0 हुआ। यस सर, इसका मतलब कह सकते हो 2 चला गया उस साइड में, रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर 0। और जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होता है इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी, जेड जो होगा वो प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब ये है कि आप यहां से समझो बात को कि हमारे पास में z प्लस जेड का कंजुगेट 0 है, या जेड कंजुगेट बराबर माइनस जेड लिख लो ना। जेड कंजुगेट बराबर अगर माइनस जेड होता है, इस केस में जेड जो होता है वो प्योरली इमेजिनरी होता है, प्योरली इमेजिनरी होता है। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उस किसी भी कॉम्प्लेक्स में कंजुगेट खुद अपने जेड के निगेटिव के बराबर हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है। जैसे देख सकते हो यहाँ पर से हमने कह दिया कि जेड बराबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। सपोज करो कि भैया 4 आयोटा है, जेड का कंजुगेट करेंगे तो -4 आयोटा हो जाएगा। यहाँ से माइनस छोड़ दोगे 4 आयोटा बन जाएगा जेड, माइनस जेड के बराबर हुआ।
आते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। जेड माइनस जेड का कंजुगेट अगर जीरो हो रहा है तो जेड माइनस जेड का कंजुगेट का वैल्यू क्या था? वो था 2 आयोटा इंटू इमेजनरी पार्ट। मीन्स मैं कह सकता हूँ यहाँ पर से कि ये बन जाएगा 2 आयोटा इंटू में इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना सर? जीरो। इसका मतलब ये कह सकते हो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। इमेजनरी पार्ट अगर जीरो है इसका मतलब कह सकते हो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो होगा वो प्योरली रियल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जेड का कंजुगेट बराबर, ये सर भेज दो तो जेड ही बचेगा, जेड का कंजुगेट जेड के बराबर होता है। इसका मतलब जेड जो होगा वो प्योरली रियल होगा। जेड जो होगा प्योरली रियल होगा। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उतना ही आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर ही आता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है। क्या होता है? प्योरली रियल होता है। अब हम बात करेंगे सर इसमें जेड से एग्जाम्पल का। अगर हमारे पास में जेड बराबर मान लो कि 3 है, अगर हम इसका कंजुगेट लिखें या इसको ऐसे लिख दें 3 प्लस में 0 इंटू आयोटा तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम इसका कंजुगेट लेने जाएंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 0 इंटू आयोटा, तो बचा 3 ही ना, जो कि जेड के बराबर है। इसीलिए उतना ही आया क्योंकि ये कैसा था? प्योरली रियल था, मतलब आयोटा इसमें नहीं था। प्योरली रियल होने पर कंजुगेट वही आ जाता है। ठीक। अब आते हैं एक तरह से क्वेश्चन पे। कहा जा रहा है अपने पास में 1 प्लस आयोटा बट्टा 1 माइनस आयोटा का पावर m अगर 1 के बराबर है तो हमें यहाँ पर क्या करना है? लिस्ट पॉजिटिव फाइंड करना है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है m। कहा गया ये कि अगर 1 प्लस आयोटा बट्टा में 1 माइनस आयोटा का पावर m जो है वो 1 अगर हो रहा है तो उस केस में हमें m का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालना है। अच्छा, तो ऐसा करो, सुनो 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 सुनो, नीचे आयोटा कभी मत रखना। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस आयोटा बटा 1 प्लस आयोटा। इसका पावर कितना? m इज इक्वल टू, हम ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, और नीचे में आयो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, इसका पावर m है इज इक्वल टू 1। ठीक है सर। हम आयोटा स्क्वायर को -1 कह सकते हैं, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 1 2 का पावर m इज इक्वल टू 1 है। ऐसा कह सकते हो कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बाद में 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, आयोटा का पावर m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। m का वैल्यू क्या हो सकता है सर? आयोटा का पावर, आयोटा का पावर क्या रखें? सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर की 1 हो जाए। पॉजिटिव इंटीजर सोचना है, जीरो नहीं सोच सकते, 1 से नेचुरल नंबर समझो ना। तो 1 रखने पर आयोटा आ जाएगा, 2 रखने पर -1, 3 रखने पर माइनस आयोटा, 4 रखने पर 1 होता है। इसका मतलब m का वैल्यू 4। वैसे देखो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछा जाए कि m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है तो हम बोल सकते हैं 4 का मल्टीपल कुछ हो रखो 1 ही आएगा। बट हमें पूछा था क्वेश्चन में कि सबसे छोटा वाला बताओ, तो ये सबसे छोटा 4 हो सकता है। ठीक। अपने पास एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस 3 प्लस 2 आयोटा बाई 1 माइनस 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। मतलब अगर कहा जाता है, मान लेते हैं उसका, उसको हमने जेड मान लिया है, अपने पास में 3 प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा, अब बट्टा में लिखा अपने पास में 1 माइनस में 2 आयोटा साइन थीटा। ये कहता है प्योरली रियल है, तो हमें थीटा का वैल्यू बताओ, पहला केस। दूसरा में कहता है प्योरली इमेजनरी है। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इसको हम लोग प्योरली रियल का मतलब इमेजनरी पार्ट जीरो, इमेजनरी पार्ट पहले सेपरेट कर लेते हैं,
उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, नीचे आयोटा को गायब करना पड़ेगा। आयोटा गायब करने के लिए बस कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। तो 1 माइनस में 2 आयोटा साइन थीटा है, इसका कंजुगेट हो जाएगा 1 प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा, नीचे में 1 प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही रह जाएगा, 3 प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा। अब फिर 2 आयोटा साइन से मल्टीप्लाई करो, दूतिया 6 आयोटा साइन थीटा, और दूसरा 4 आयोटा स्क्वायर तो -4 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे में आ जाएगा अपने पास a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर। सही बात है? अगर सही बात है इसका मतलब ये समझ के चलो कि ये दोनों तो बिना आयोटा मतलब एक साथ 3 माइनस में 4 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एक साथ इस दोनों को एक साथ कर लो, 6 और 2 8, 8 आयोटा साइन थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8 साइन थीटा आयोटा हमने बीच में कर लिया। ये जो है इसके डिवाइड में भी डालना है और इसके डिवाइड में भी डालना, ब्रैकेट को हटा ही देते हैं। इसके डिवाइड में पहुंचाओगे तो 1 प्लस में हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। प्लस कहाँ से आ गया सर? आयोटा स्क्वायर भी तो है, तो प्लस कर देगा, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। पहला केस में कह रहा है कि जेड जो है प्योरली रियल है, वन जेड इज प्योरली रियल। प्योरली रियल होने का मतलब ये होता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो हो जाएगा वो 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट बोले तो ये हिस्सा बोले तो 8 साइन थीटा, अब बट्टा में कितना 1 प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। हम इस साइड से भेज देते हैं, बट्टा वाला उस साइड जाके 0 हो जाएगा, 8 साइन थीटा बराबर 0, इसका मतलब साइन थीटा बराबर 0, 8 चला गया डिवाइड में, और साइन थीटा का वैल्यू 0, इसका मतलब थीटा बराबर n पाई। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये। दूसरा अपने पास में है व्हेन जेड इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, अगर ये प्योरली इमेजिनरी है इसका मतलब कह सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। तो रियल पार्ट हो गया अपने पास में 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर बटा में 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस बटा में 1 प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। डिवाइड वाला पार्टी उस साइड चल जाएगा। हम यहाँ से लिख सकते हैं इसका मतलब 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 लिख सकते हो। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में √3/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसका मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर √3/2 होता है अपने पास में 60 डिग्री, तो π/3 में। याद रखो, देखो फार्मूला में लिख देता हूँ यहाँ पर, साइन थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा बराबर आता है n पाई, ठीक। और साइन स्क्वायर साइन थीटा बराबर में साइन अल्फा होगा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होगा, तो उस केस में हम लिखेंगे थीटा बराबर में n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। अगर साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर का कंसेप्ट चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तो उस केस में थीटा बराबर होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। आपने ये भी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं 11th क्लास में ही सीखा होगा। तो वो लास्ट वाला अपने पास में यहाँ आ रहा है।
तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह पर पाई/3, और ये जो हमें मिला यही इसका फाइनल आंसर है। आई बात समझ में? हाँ जी, बिल्कुल। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम लोगों ने कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इसके ऊपर लॉज एंड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सीख लिया। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक मुस्कुराते रहिए, खूब मन ला के पढ़ते रहिए। बाय बाय।